चलिए, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों ने अपना कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें देखा कि आपके कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, कॉमर्शियल बैंक्स किस तरीके से आप लोगों से पैसा कमाते हैं इत्यादि, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सेंट्रल बैंक, ठीक है। और उसके बारे में हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है और वो कितना हेल्पफुल है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो कहता है कि सेंट्रल बैंक इज़ अन एपेक्स बॉडी। देखिए, एपेक्स का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम होता है, ठीक है। एपेक्स बॉडी जो कि दैट कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्शन देता है द एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इन शॉर्ट, सभी कॉमर्शियल बैंक्स का या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उन सब का बाप है क्या? सेंट्रल बैंक। ये उन्हें बताता है कि अब ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, इस चीज़ में मतलब सारी की सारी चीज़ें जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कॉमर्शियल बैंक्स या फिर जो पैसे वाली दुनिया है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, आप उसको जो भी मॉनेटरी, ठीक है, जो पैसे के लेन देन वाली दुनिया, उन पर सब पे किसका कंट्रोल है? सेंट्रल बैंक का है। जो ये बोल देंगे वो उनको मानना पड़ेगा, ओके। इट इज़ नोन एज द एपेक्स, मतलब कि सुप्रीम, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा बॉडी, as it occupied the टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं? टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द मॉनेटरी एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है या फिर जो पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें सबसे टॉप की पोजीशन किसकी है? हमारे सेंट्रल बैंक की है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, हम सेंट्रल बैंक को जो कहते हैं वो पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब एक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कॉमर्शियल बैंक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बहुत सही चीज़ है। मैं वापस आपको बताता हूँ, सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कॉमर्शियल बैंक है, यानी कि नाम मिलता जुलता है लेकिन वो अलग है। इस पहचान को ध्यान में रखें। ये कहता है कि ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक्स। इंडिया सेंट्रल बैंक्स इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितनी भी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, आपका हर किसी के पास एक सेंट्रल बैंक होता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिस सभी की, भारत जो है हमारा जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स के अंदर एक केस स्टडी बन के आए या फिर वो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एक केस स्टडी बन के आए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आमतौर पर मिल सकता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट जिनके हम कभी गुलाम रहे हैं, एक प्राउड मूवमेंट है, हमने उनको जस्ट पीछे किया है जो हमारा यूनाइटेड किंगडम था उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई वॉज स्टेबल इन 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक क्या बना? सेंट्रल बैंक बना। उससे पहले एक नॉर्मल बैंक की तरह ही ये काम करता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक दो चीज़ें और हैं कि सेंट्रल बैंक इज़ नोन एज द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज़। लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में होता है। अब ये है कि यूके के अंदर क्या होता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। यूएसए के अंदर क्या कहते हैं इसको? फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। तो हर लगभग जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके पास अपना एक सेंट्रल बैंक है और सबके अलग अलग नाम भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं इसके फंक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पक्की बात है, पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कहता है कि एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जैसे कि ये कहता है कि एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। वो कौन कौन से फंक्शंस है? तो यहाँ पे छोटा मोटा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, या फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, या फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, और एक है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। इसके अंदर भी क्या क्या है? रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लीगल रिजर्व रेशियो है, मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। इसमें भी और एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे करेंसी अथॉरिटी या फिर उसका दूसरा नाम बैंक ऑफ इशू। एक सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो सिर्फ नई करेंसी ही लोग प्रिंट कर पाते हैं। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। क्या कह रहा है वो? इशू ऑफ करेंसी, यानी कि जो भी नई करेंसी प्रिंट होती है वो सिर्फ कौन इशू कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। ठीक है जी, इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही वो सोल राइट्स का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही वो एक अधिकार है, बाकी वो किसी के पास नहीं है कि जितनी भी पेपर करेंसी नोट्स होते हैं वो कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने का 1 रुपये का ये कहता है 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, ये हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये उसको प्रिंट नहीं करती। इसकी पावर किसके हाथ में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, एक कंपनी है आपकी टकसाल, ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा कि टकसाल के अंदर सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो करेंसी प्रिंट कर सकती हैं, जिसमें आप 1 रुपये का नोट और बाकी जो सिक्के हैं उसको छोड़ दोगे, और वो पावर किसके हाथ में होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होती है। द 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। ध्यान दीजिएगा, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं, उस पर साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और बाकी जितनी भी अदर करेंसी नोट्स होते हैं उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उसके साइन यहाँ पे होते हैं। ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इट्स ए मॉनेटरी लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं बल्कि इससे मार्क करूँगा। कहता है कि ऑल द करेंसी इशूड, यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी इशू करती है बाय द सेंट्रल बैंक इज़ इट मॉनेटरी लायबिलिटी। मतलब कहने का क्या है, सेंट्रल बैंक इज़ ऑब्लिग्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू टू इन्हेंस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। इसका मतलब ये है कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है कि जो अगर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई करेंसी प्रिंट करता है तो सबसे पहली बात कि वो बहुत ही बुरी हालत होती है एक देश के लिए। यदि आप लोगों को ये लगता है कि एक देश को बहुत सारे नोट छापने की मशीन आरबीआई के पास, वो बहुत सारे नोट प्रिंट करे और गरीबों में बांट दे और गरीबी दूर कर दे, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसा हो भी चुका है कि कुछ देश ऐसा करके देख चुके हैं, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। तो ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करने से बेहतर है कि गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को बेच ले, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, या फिर वो क्या कर सकती है कि वो विदेशों से लोन ले सकती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि क्यों ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट लोन लेके अपने खर्चे पूरे करती है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है, क्योंकि तकरीबन आपकी 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, तकरीबन 30 करोड़ लोग आपकी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे देश में खर्चे हमारी कमाई से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी हम डेवलप्ड नहीं हैं, डेवलपिंग फेज़ में हैं। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे, जैसे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, देश को ध्यान में रखते हुए, ना जाने बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे किए जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये क्वेश्चन बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको बिल्कुल, अगर मैं यहाँ लिख तो नहीं रहा, लेकिन आप सुन सकते हैं कि वाई जो आपकी गवर्नमेंट है वो लोन लेना या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना एक बेहतर ऑप्शन मानती है करेंसी प्रिंट करने से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन किसी से डिस्कस कर सकते हैं और इसका जवाब चाहें तो हमें भेज भी सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो कहता है कि ये हो गया। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी गवर्नमेंट नई करेंसी प्रिंट कराती है तो गिरवी में वो कुछ एसेट्स रखती है, कुछ संपत्ति गिरवी रखती है, तभी हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो नई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को पैसा लोन के तौर पे दे देता है, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं। ये क्या कहता है कि एसेट्स वो किस तरीके की होती है, यूजुअली कंसिडर गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, सोने के सिक्के हो गए, ठीक है, गोल्ड बुलियंस हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल नया और आ गया कि ये जो गोल्ड बुलियंस है ये क्या है। चलिए, एक मैं बहुत सिंपल सी साधारण सी परिभाषा में आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा। जब आपने KGF 2 देखी होगी तो उसमें रॉकी भाई, ठीक है, वो सिर्फ एक गोल्ड के बिस्कुट के चक्कर में पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देते हैं, ठीक है, कि गन भी चेक कर लूँगा। तो एक तरीके से ये वही है कि वो जो बिस्कुट सा दिखाया ना आपको सोने का, वो एक तरह का क्या है, गोल्ड बुलियंस है, या फिर उसी तरह की जो चीज़ें होती हैं वो गोल्ड बुलियंस का काम करती हैं, ठीक है। तो ये उनको गिरवी आमतौर पर रखना पड़ता है, उसके बाद ही उनको नई करेंसी मिल सकती है। अब बात यह है कि क्या फ़ायदे हैं कि ये पावर सिर्फ आरबीआई के हाथों में है कि हाँ जी आप ही करेंसी प्रिंट कर सकते हो, नए नोट्स प्रिंट कर सकते हो उसके लिए। तो सबसे पहला कहता है इट लीड्स टू यूनिफॉर्म इन द नोट सर्कुलेशन, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक ने सपोज़ करिए 1 लाख करोड़ प्रिंट कर दिए, फिर दूसरे बैंक ने अपनी मर्जी से 1.5 लाख करोड़ प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं है। एक नोटों का ना प्रॉपर सर्कुलेशन होता है,
ठीक है। वो प्रॉपर सर्कुलेशन आरबीआई के हाथों में होता है। आरबीआई को पता होता है कि करेंसी में एक वक्त पे कितना पैसा मार्केट के अंदर घूम रहा है। एक तो सबसे पहले ये वाला फ़ायदा होता है। फिर दूसरा होता है कि इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। देख रहे हैं आप, सेंट्रल बैंक के हाथ में पावर होती है कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस, ठीक है, बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि जो हमारी मनी सप्लाई है, अभी मनी सप्लाई क्या होता है, जस्ट इससे पहले वाला जो हमारा अभी हमने से जस्ट पहले वाले चैप्टर मनी के अंदर मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो पब्लिक के हाथों में जो डिपॉजिट्स होता है या जो लोगों के हाथ में पैसा होता है वो मनी सप्लाई को कहता है। तो कहता है कि पावर टू, क्या मतलब होता है उसका, वो कहता है कि भाई सेंट्रल बैंक के हाथ में ये पावर होती है, मतलब ये एक आपके यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब, यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है आपका जो प्रभावशाली तरीका होता है ना, कि मैंने अभी क्या कहा था कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई हो रखा है, मार्केट में कितना पैसा है, ये हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रॉपर तरीके से पता होता है, इस बात को दर्शाता है। इट इनेबल द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद द रेस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। देखिए इस चीज़ में गवर्नमेंट के हाथ में भी क्या होता है, ठीक है। देखिए अब गवर्नमेंट का ही बैंक होता है एक तरह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो जब ये नोट्स को इशू करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। अगर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रहेगी। टू इंश्योर पब्लिक फेथ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर एक ही बैंक को जब सारी की सारी पावर दे रखी है तो आम जनता का जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और यहाँ बहुत ज़्यादा भरोसा किया भी जाता है, ठीक है। इट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ध्यान दीजिएगा कि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में इतनी पावर है तो जो आपकी करेंसी की वैल्यूज़ हैं, चाहे वो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ कि हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो अगर हम विदेशी बैंकों के हिसाब, विदेशी करेंसियों के हिसाब से करते हैं तो मतलब देश के अंदर इंटरनली है या एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से वो उसको भी क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो ऑथराइज टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये बात बिल्कुल सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ऑथराइज टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये बात सच है कि हमारी जो भारत सरकार होती है वो उधार ले ली थी सेंट्रल बैंक से। व्हेन गवर्नमेंट इशू अ डेफिशिएट इन इट्स बजट इट बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग इट्स ट्रेजरी बिल। व्हेन सेंट्रल बैंक एक्वायर दीज सिक्योरिटीज इट इशू न्यू करेंसी इज़ नोन एज द मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट और द डेफिशिएट फाइनेंसिंग। ध्यान दीजिएगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है। तो सिंपल सा इसका ये जवाब हो जाएगा, जब गवर्नमेंट को आपका क्या हो जाता है, डेफिशिएट इन इट्स बजट, यानी कि मैं सीधी सी बात ये कह सकता हूँ कि आपका खर्चा आपके इनकम से बहुत ज़्यादा है, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है विदेशों से, अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है आम जनता के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट करती है जिसमें कहा जाता है कि वो जो पब्लिक सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है उनके थोड़े बहुत शेयर मार्केट में बेच देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक से भी लोन वगैरह ले लेते हैं। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो कि आपकी इनकम से ज़्यादा होते हैं वो किस चीज़ को दर्शा देंगे, डेफिशिएट फाइनेंसिंग को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डेफिशिएट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसको आप सीधा एक नंबर के लिए प्रॉपर तरीके से याद रख सकते हैं। तो इससे अभी आपने क्या पढ़ा कि जो करेंसी अथॉरिटी है या फिर जो बैंक ऑफ इशू है ये आपने अभी तक समझा। फिर दूसरे वाले फेज में क्या होता है कि ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, यानी कि ये गवर्नमेंट का एक बैंक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज ए बैंकर, एक बैंकर की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह काम करता है टू द सेंट्रल बैंक एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अलावा जितनी भी आपकी स्टेट अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये एक बैंक भी है, एक उनका एक एजेंट भी है और उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। बात करते हैं कि एज अ बैंकर ये क्या काम करता है। इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेंटेन अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनका करंट अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है, जिस तरीके से ये जो कॉमर्शियल बैंक से हम जैसे आम व्यक्तियों का करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेम उसी तरीके से ये कहता है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स, ये उनकी रिसिप्ट्स को एक्सेप्ट करता है, एंड मेकिंग पेमेंट्स, ये उनकी पेमेंट भी करता फॉर द गवर्नमेंट, एंड कैरीज आउट एक्सचेंज रेमिस्टेंस एंड द अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। जिस तरीके से हमारे कॉमर्शियल बैंक हमारे लिए काम करते हैं कि अगर आपकी कोई पेमेंट्स है तो हम रिसीव कर लेंगे, अगर आपके कोई खर्चे करने हैं तो वो हम कर देंगे, जैसे इंश्योरेंस की पेमेंट करना
या फिर डिविडेंड कलेक्ट करना या फिर इंटरेस्ट कलेक्ट करना इत्यादि चीज़ें। तो ये बिल्कुल सेम काम जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी भारत सरकार लेकर करता है। इट ऑल्सो गिव लोन्स, ये लोन भी देता है, एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार को फॉर द टेम्परेरी पीरियड, यानी सिर्फ कुछ वक्त के लिए। द गवर्नमेंट बोरो मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। कुल मिला के जो अपनी गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो इत्यादि वगैरह को उनको बेचते हैं, यानी कि एक तरीके से गिरवी रखते हैं, और जब इनके पास पैसा आ जाता है तो ये अपने ट्रेजरी बिल्स को एक टाइम के बाद वापस खरीद भी सकते हैं। तो इस तरीके से तो काम करता है एज ए बैंकर, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि एज ए एजेंट ये क्या काम करता है, ये कहता है कि द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द पब्लिक डेट, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी बन भी जाती है कि सेंट्रल बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक डेट है गवर्नमेंट के ऊपर है या फिर जो भी देश के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सारा पैसे का लेन देन तो इनके हाथ में होता है। जब सोचिए कि पूरे देश का मॉनेटरी सिस्टम, जो मनी से रिलेटेड सिस्टम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो उनके डेट वगैरह जो होते हैं उसकी जिम्मेदारी भी किसको लेनी पड़ेगी, इन्हीं को लेनी पड़ेगी। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये क्या काम करता है, द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड द मॉनेटरी मैटर्स। ये ज़रूरत पड़ने पे जो भी पैसे से संबंधित या फिर जो मनी से, जो फाइनेंस है या फिर मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें ये लोग गवर्नमेंट को धीरे धीरे सलाह देते रहते हैं। बल्कि अभी अगर आपको मैं करंट का बताता हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको एडवाइस दी थी कि आप हमारे रुपये को अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अलाउ कर दीजिए, कि यदि आप रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये स्टेप उठाया गया था क्योंकि रुपये की वैल्यू लगातार गिर रही थी डॉलर के सामने, इसीलिए। ओके, तो मतलब इसी तरीके से क्या करता है कि हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सलाह देता रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। फिर तीसरा होता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है कि हर बैंकों का बैंक है ये। देयर आर ए नंबर ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन ए कंट्री। बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जाने दीजिए। बीइंग द एपेक्स बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंकर्स टू द अदर बैंक। ये क्या होता है कि बैंकर्स टू द अदर बैंक, ये सभी बैंकों का बैंक है जिस तरीके से गवर्नमेंट का बैंक है। इन दिस सेंस द इट बियर द सेम रिलेशनशिप विद कॉमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन विद द जनरल पब्लिक। जिस तरीके से कॉमर्शियल बैंक आम जनता के लिए रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं, उसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सभी कॉमर्शियल बैंक के बीच का रिलेशन होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए उन्होंने 3 कैपेसिटीज़ हमें सिखाई हैं। सबसे पहला होता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स इज ऑल्सो नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो या फिर CRR विद द सेंट्रल बैंक्स। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक्स। सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बदलाव आया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब क्या है, कि जो कैश रिजर्व रेशियो इसका क्या मतलब होता है। ये जो हमारे सेंट्रल बैंक्स थे, अभी जब हमने इसके जस्ट लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक अपना क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें इनका मनी मल्टीप्लायर हेल्प करता है, जिसमें आप 1 से डिवाइड कर देते हैं अपने लीगल रिजर्व रेशियो को, कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपने वहाँ देखा होगा कि हमारी जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर रखना होता है और कुछ पैसा लोन पे वो चढ़ा देते हैं। तो अप्रॉक्स अभी चेंज हुआ है, ये पहले था, ध्यान दीजिए, आपका तकरीबन 4.5% जो पैसा है, ठीक है, वो कॉमर्शियल बैंक को किसके पास जमा करना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये मतलब होता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। यानी कि अगर मान के चले कि 100 करोड़ रुपए कॉमर्शियल बैंक्स के पास आते हैं डिपॉजिट के तौर पे, तो 4.5 करोड़ रुपए कॉमर्शियल बैंक को जमा करने पड़ेंगे एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं या पावर बूस्टर में पढ़ सकते हैं। फिर कहता है कि लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो कहते हैं कॉमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स को ये लगता है कि अब हमें कहीं से भी पैसे की मदद नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि बैंकों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बस डिपेंड करता है कि बैंक की क्या हालत चल रही है। तभी तो ऐसी बात, बैंक भी तो बर्बाद हो जाता है, बैंक भी तो बंद हो जाते हैं। तो वैन कॉमर्शियल बैंक जब उनको लगता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत हैं, जब इनकी पूरी नहीं हो सकती हैं, तो इन केस ऑफ ए एमरजेंसी, इन केस ऑफ फाइनेंस एमरजेंसी, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन एंड एडवांस एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब समझिए, जब कॉमर्शियल बैंक को दुनिया में कहीं पैसे नहीं मिलते, जब इनको पड़ती है लात, तो इनको याद आता है बाप।
तो ये सीधा किसके पास जाते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और ये लोग उससे लोन मांगते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा एडवांस पैसा मांगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इनके लिए वो लास्ट ऑप्शन है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे तब ये बंदा हमारी मदद कर देगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंट ऑफ अप्रूव सिक्योरिटी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक सीधी सी बात है कि आप हमें कुछ गिरवी रख के दे दो, हम आपको लोन दे देंगे। अब इस लोन के अंदर में ना दो चीज़ आती हैं, एक शब्द होगा, अभी आगे पढ़ेंगे आप रेपो रेट, ठीक है जी, एक अभी आप पढ़ेंगे इसके अंदर बैंक रेट। जब भी आगे आएगा तभी पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो बदले में ब्याज चार्ज करता है, ठीक है, इसको भी आगे पढ़ने वाले। एंड द लास्ट थिंग इज क्लियरिंग हाउस। As a central bank hold the cash reserve of all the commercial banks, it become easier and more convenient for it to act as their clearing house। इसका मतलब क्या बताऊंगा, all the commercial banks have their own account with the central banks, therefore central bank can easily settle claim of various commercial bank against each other by making debit and credit entries in their accounts। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए दो बैंकों में लड़ाई हो जाती है, अभी मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला था कि जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, माफ़ कीजिए मैंने गलत बोला, ये जो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बाप होता है सभी कॉमर्शियल बैंक्स का, ठीक है, होता है जी। तो क्या होगा कि अगर दो बैंकों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो कोई एक की गलती पाई जाएगी, तो अगर पैसे वैसे का कोई लेन देन होता है तो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि एक के अकाउंट में पैसे डाल देगा, दूसरे के अकाउंट से पैसे काट लेगा, इस तरीके से बन जाता है उसका क्लियरिंग हाउस। तो कहता है कि एज अ सुपरवाइजर, ध्यान दीजिएगा सभी के सभी कभी ना कभी क्वेश्चंस में आए हुए हैं। सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ये बात सही है कि वो उनको रेगुलेट भी करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। द रेगुलेशन ऑफ बैंक मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, कि जी बैंकों के पास लाइसेंस है नहीं है, ब्रांचें कितनी बढ़ानी है, उनकी एसेट्स की लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, बैंक मर्ज होंगे नहीं होंगे, बैंक वाइंड अप का मतलब है अगर बंद होने की कगार पे है तो क्या। The control is exercised by the periodic inspection of bank and the return filled by them। एक सीधी सी बात है कि बैंक इनको कंट्रोल भी करता है, ठीक है, बैंक इनको कंट्रोल भी करता है, उनका लाइसेंस वगैरह देखना, ब्रांच को एक्सपेंड करना, उनके एसेट्स की क्या लिक्विडिटी है, ठीक है, उसके अलावा उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये मर्ज तो नहीं होना चाहते बैंक, या फिर बंद तो होने के कगार पे नहीं है, या फिर अगर होता है कि ज़रूरत पड़ने पे ये लोग वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो एज अ सुपरवाइज़र भी ये बन के ये उनके लिए काम करता रहता है। इसके बाद वो हमें सिखाएगा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक थ्रू इट्स ए मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। एक शब्द आपको यहाँ पे और जानना पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे एक नंबर में पूछ ले जाते हैं। इट इज़ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। ध्यान दीजिएगा जो हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ यही नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी आपको दोबारा डिस्कस करने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए मार्केट की हालत को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों के अंदर बदलाव कर देते हैं। वो बदलाव कैसा होता है उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तभी उस हिसाब से उसको चेंज करेंगे, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है यानी कि अगर महंगाई है या फिर मंदी है तो उस हिसाब से अपना चेंज करते रहते हैं। एज RBI द रोल एज RBI हैज़ द सोलो मोनोपोली इन द करेंसी इशू। ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ वही नोट प्रिंट कर सकते हैं। इट कैन कंट्रोल क्रेडिट द सप्लाई ऑफ मनी फॉर दिस। RBI के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ रेपो रेट या फिर रीपरचेज रेट, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं तो रेपो रेट कहता है कि रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री RBI इन केस ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, वो भी एक छोटे से वक्त के टाइम के लिए, तो उस ब्याज को जो वो लेते हैं उस ब्याज को कहा जाता है कितना, क्या कहा जाता है, रेपो रेट। द सेंट्रल बैंक एडवांस लोन अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बदले में कुछ गिरवी लेंगे और उनको लोन दे देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन रेपो रेट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। आज के दिन रेपो रेट की कंडीशन पहले 4% चल रही थी, लेकिन आज के दिन कितनी चल रही है, अप्रॉक्स 4.9%। हमारी भारत सरकार ने पहले 0.4% बढ़ाया था और फिर 0.5% बढ़ाया था। ऐसा क्यों है कि हमें रेपो रेट बढ़ाना पड़ गया, तो आप उसका रिश्ता समझ सकते हैं। जब मार्केट में इन्फ्लेशन का काम होता है यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है।
इससे क्या होता है कि इनको जो लोन का ब्याज है तो वो महंगा पड़ता है। जब आपको ब्याज महंगा पड़ेगा तो आप क्या करेंगे कि लोन की डिमांड थोड़ी कम करेंगे। जब आप लोन की डिमांड थोड़ी कम करेंगे तो मार्केट में जो खर्चा हो रहा है लोन के पैसे का वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये मात्र एक स्टेप होता है जिससे लोग अपना फालतू खर्चा रोक के सिर्फ उतना ही पैसा खर्च कर दें अर्थव्यवस्था के अंदर जो उनके लिए ज़रूरी है। और ये बात लिखा भी हुआ कि अन इंक्रीज इन रेपो रेट, ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, इट फोर्स द कॉमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग रेट्स। देखिए, जब कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा पड़ेगा किससे, सेंट्रल बैंक से, तो फिर आगे लोगों को भी, ठीक है, जो उनका ब्याज होता है जिस पर वो लैंडिंग रेट कमाते हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, डिस्करेज बोरोवर्स, ये जो बोरोवर्स होते हैं जो पैसा उठाना चाहते हैं, ठीक है, वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, नहीं यार ब्याज बहुत ज़्यादा है, हम नहीं ले सकते इतना। इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। ये बात सच है कि जब आपका रैप रेट ये बढ़ता है तो उससे आपका क्या हो जाएगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है, आपकी जो क्रिएट क्रेडिट है वो क्या हो जाता है, आपका कम मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आप अपने रेपो रेट को घटा देते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होगा। कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन ले सकते हैं क्योंकि कम ब्याज है, उस हिसाब से ज़्यादा लोन बांटेंगे, और जब जितना ज़्यादा लोन बांटेंगे उस हिसाब से इनका जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो ये पैसा कमाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा कमाएंगे। दूसरा होता है बैंक रेट, ये बिल्कुल सेम है हमारे रेपो रेट का, बस फ़र्क क्या है कि अब जो लोन दे रहे हैं वो किस हिसाब से है, फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए यहाँ पे है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आपका जो बैंक रेट आज के दिन कितना है, तो यह है आपका लगभग 5.65%, ठीक है, जो आज के दिन चल रहा है, और रेपो रेट आपका कितना है, 4.9% आपका यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे बात करेंगे इसको थोड़ा सा आगे, ठीक है। इसका भी सेम है कि अगर ये लोग रेट को बढ़ा देते हैं तो लोग बोरोइंग कम करेंगे, बोरोइंग कम करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन चढ़ाएंगे, और ये ज़्यादातर ध्यान में रखा जाता है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इससे क्या होगा, बैंक्स भी कम पैसा कमाएंगे। और अगर ये चीज़ का उल्टा कर देते कि इन्होंने बैंक रेट कम कर दिए तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को देकर कॉमर्शियल बैंक्स आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो आपका मंदी का दौर है उसको सुधारा जा सकता है और कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ जाएगा। अगर आप फिर भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप इस टेबल को कम्प्लीटली आराम से ध्यान से पढ़ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है और उसका क्या महत्व यहाँ पे रहेगा। फिर आपका रिवर्स रेपो रेट, अब इस चीज़ को अगर आप सिंपल से पढ़ना चाहो तो ध्यान दीजिएगा, या फिर रिवर्स परचेज रेट, यहाँ पे उल्टा होता है। मैं इसको ज़्यादा नहीं उसमें कुछ ऐसा करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा था। यदि ऐसा हो जाए कि कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवा दे, ठीक है, तो उस पर जो ब्याज लेगा कॉमर्शियल बैंक वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वो मैं बता दूँ आज के दिन लगभग कितना चल रहा है, 3.35% ये आज के दिन चल रहा है। दिस इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट, बिल्कुल। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवा देते हैं तो उस पर जो इनको ब्याज मिलता है, ब्याज का कहलाता है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। पर ध्यान दीजिएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रेज्ड होता है, ये कहता है कि when the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial bank to deposit their funds with the central banks. This is the negative effect of the lending capability of the commercial bank. अगर मतलब मान के चलिए कि ये वाली कंडीशन है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है, तो बैंक हमारा जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करेगा, इस रेट को बढ़ा देगा। क्यों? ताकि कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो फालतू पैसा है वो उसको जमा कर दें किसके पास, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो फालतू पैसा है वो जमा कर दें किसके पास, तो उसका जवाब होगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के। इससे क्या होगा कि मार्केट में जो फालतू में पैसा बांटते वो किसी कंडीशन में बच जाएगा। और अगर जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर ये लोग रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास पैसा अपना जमा नहीं करेंगे, उस पैसे को इस्तेमाल आम जनता मार्केट के अंदर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 2019 कॉमर्शियल बैंक्स वर फ्लडेड विद डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड देयर वर वेरी लेस बोरोइंग्स। एज अ रिजल्ट कॉमर्शियल बैंक वर पार्किंग द सरप्लस। ये बात तो सही है कि आपका जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे लोगों ने ज़्यादा डिमांड करनी बंद कर दी थी, क्योंकि काम ठप पड़ गए थे, काम चल नहीं रहे थे, तो लोगों ने पैसा वैसा लेना बंद कर दिया कॉमर्शियल बैंक से। तो उस केस में कॉमर्शियल बैंक ने अपना पैसा किसके पास जा रखा था, आरबीआई के पास। फिर एक बात और लिखी हुई कि ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर।
हाउएवर दे आर ट्रीटेड इन द सेम वे इन कंट्रोलिंग लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप अपना रेपो रेट बढ़ा देता है हमारा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भी लोग अपनी लैंडिंग कैपेसिटी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है कौन, कॉमर्शियल बैंक के लिए, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो वो अपना पैसा किसके पास जमा करने लग जाएंगे, आरबीआई के पास। इन दोनों ही केस में जो लोन देने वाली कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि दोनों बिल्कुल एक ही दिशा में काम करते हैं। टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बोथ आर इंक्रीज और बोथ आर रिड्यूज टू इन्हेंस द क्रिएटिंग पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक केस में ब्याज बढ़ रहा है जिसका कॉमर्शियल बैंक के इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरे केस में कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा किसके पास जमा करना चाहता है, आरबीआई के पास। इन दोनों ही केसेस में जो लोन ये लोग मार्केट को दे रहे होते हैं वो कम हो जाएगा और इससे इनका क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 आपको सिखाता ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब आप देखिए अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्या है, इसको चेक करते हैं और इसको समझते हैं। ये कहता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी भारत सरकार है उसकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि उनके बॉन्ड्स इत्यादि होते हैं, उनके शेयर्स इत्यादि होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके हाथ में ये भी पावर होती है कि ज़रूरत पड़ने पर वो भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ को आम जनता के अंदर बेच भी सकती है या फिर कॉमर्शियल बैंक इत्यादि को बेच सकती है और ज़रूरत वक्त के टाइम पे उनसे उल्टा खरीद भी सकती है। जैसे कि मैं इस साल का करंट एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भारत सरकार को जो फंड रेज़ करना होगा तो उस टाइम पे जो भारतीय सरकारी बॉन्ड्स हैं वो उनको इशू करेंगे और उससे फ़ंड रेज़ करेंगे ताकि वो इस साल के जो अपने खर्चे हैं उनको पूरा कर सकें, ठीक है। तो वो जो कहलाएगा वो ओपन मार्केट ऑपरेशन ही कहलाएगा। तो आरबीआई इज़ ऑथोराइज टू सेल और परचेज ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इट डजेंट मैटर वेदर द सिक्योरिटीज़ आर, ये जो शब्द का तो अबाउट मतलब कि परचेज़ की बात कर रहा है, और सोल्ड टू द पब्लिक और बैंक बिकॉज अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी डिपॉजिट और इन ट्रांसफ़र फ्रॉम सम बैंक्स। सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रिजर्व ऑफ commercial banks. It adversely affected the bank ability to create credit and therefore decrease the money supply in the economy। इसका क्या मतलब ये बात करेंगे। Purchase of security by the central bank increased the reserve and raised the bank ability to given credit। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी भारत सरकार है वो एक तो फंड रेज करने के लिए मार्केट में अपने बॉन्ड्स बेचेगी, उसके अलावा ऐसा भी होता है कि जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को दिखाई दे रहा होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचेगी। उसके बेचने का असली मकसद होता यही है कि जैसे कहता है ना कि रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक्स उसको अगर ख़रीदते हैं कि भाई अगर सेंट्रल बैंक कोई सिक्योरिटीज़ बेच रहा है भारत सरकार की तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ से रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ये उसको लोन पे ना चढ़ा के क्या करते हैं, वो अपना पैसा यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है ना कि मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला था, जो एक्स्ट्रा इन्फ्लो होने वाला था मनी का, एक तो वो रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि जब ये लोन पे पैसा चढ़ाएंगे नहीं तो उससे क्या होगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो होगी नहीं, और जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। जब डिफ्लेशन वाली कंडीशन आ जाती है या फिर गवर्नमेंट को अपना कोई पैसा ज़रूरत है कि उन्हें अपने खर्चे पूरे करने, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, उन सिक्योरिटीज़ को बेचती है, ठीक है। फिर कॉमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा जाता है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटीज़ पहले ख़रीद रखी थी और फिर वो उस पैसे को लोन पे चढ़ा के अपनी जो क्रेडिट एबिलिटी है उसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब आप सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं तब क्या होता है, तो उसमें लिखा होगा कि रिड्यूस, सबसे पहले आपका कैश रिजर्व रिड्यूस होता है। रिडक्शन की बात करें, आपकी क्रेडिट क्रिएशन है, जो ये पैसा कमाते हैं वो रिड्यूस होता है, और मार्केट के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, और परचेज़ करने से जस्ट इसका उल्टा होता है। जो कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप्ड एंड द ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट। ये क्या कहते हैं कि भाई देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप्ड, ठीक है, किसकी बात कर रहा है कि पहले से एक वेल डेवलप्ड और एक ऐसी सिक्योर मार्केट होनी चाहिए। अगर आपको अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन को अगर सक्सेस करना है तो आपको मतलब अपना जो भी तरीका है वो डेवलप्ड फेस में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज फेस में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको उसे सक्सेस करना है तो आप अपनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी सिक्योरिटी मार्केट का स्ट्रक्चर रहेगा, आपको बड़े ध्यान से करना है। द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक शुड बी अफेक्टेड विद द सेल ऑफ
वे सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज़, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आरबीआई इस तरीके से अगर चीज़ें बेचता भी है तो कॉमर्शियल बैंक सबसे होड़ में होते हैं, तो जो उनका रिज़र्व होता है उस पर भाई या तो ख़रीदेंगे तो घटेगा, और अगर बेचेगी गवर्नमेंट तो उनका वो बढ़ जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक भी क्या करती है कि जो हमारी भारत सरकार होती है वो कुछ सिक्योरिटीज़ को, कुछ पर्याप्त सिक्योरिटीज़ को अपने पास होल्ड करके रखती है, ताकि कभी और ज़रूरत पड़ने पर वो मनी सप्लाई के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि 100% बेच दे, ऐसा नहीं होता। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऐसा बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि भाई रोज़ आए दिन बिकती है कि आज बिक गई कल खरीदनी, आज बिक गई कल खरीदनी, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे खासे लंबे टाइम तक का पीरियड होता है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत ज़रूरी भी है, और इसका बहुत अलग अलग पहलुओं से इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है अपने मतलब देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनको पूरा करने के लिए काफ़ी चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद अगला है लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो हम कई पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रेशियो या अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, कॉमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लिग्ड इन मेंटेन रिजर्व। इस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की वजह से ही जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आती हैं, उन डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट पैसा उन्हें अपने पास रखना होता है और कुछ परसेंट पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व में रखना होता है। इट इज़ अ वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बिल्कुल ये बहुत तेज़ तरीका है, तेज़ तर्रार तरीका है और बहुत सीधा साधा तरीका है, ठीक है। कि अब जो उनकी मतलब कि अगर बैंकों की एबिलिटी, अगर उनकी जो क्रेडिट पावर है उसको बढ़वाना है तो भी उसमें सीधा काम करता है, घटवाना है तो भी उसमें सीधा काम करता है, इस तरीके से है। फिर कहता है कि कॉमर्शियल बैंक्स को दो तरह के अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। सबसे पहला होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मैं इसको बताने से पहले बता दूं कि कैश रिज़र्व रेशियो जो आपका आम तौर पर होता है वो एक सिंपल सा उसका हिसाब ये है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास, मैंने कहा कि 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स आती है तो उसका 4.5%, ठीक है जी, 4.5% पैसा उसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना ही रखना है, ये कंपलसरी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज। मिनिमम क्योंकि कम से कम इतना रखना ही, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। minimum percentage of net demand and time liability to be kept by commercial bank with the central bank. A change in CRR affect the ability of commercial banks to create the credit. For instance, an increase in CRR reduce the excess reserve of commercial banks and limit their credit creating power. देखिए ये इन्होंने सिर्फ इस बात पे लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अभी तक तो 4.5% था 100 करोड़ में से, अब आप क्या करेंगे कि अब आपको 6% रिजर्व के तौर पे रखना है। तो सीधा सीधा क्या होता है कि 100 करोड़ का एग्जांपल लेते हुए कि जो आपका 100 करोड़ में से कितना, फिर 6 करोड़ रुपए जो है आपके वो आरबीआई के पास एज अ रिज़र्व में जमा हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वो लोग रिज़र्व बनवाएंगे, जितना ज़्यादा वो CRR बनवाएंगे, उतना ही क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगी कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर। बट इसका ध्यान रखिए, इसको इन्फ्लेशन से भी आप जोड़ सकते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अगर आपको मार्केट में पैसा नहीं जाने देना है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि पैसा रिजर्व में ज़्यादा रहेगा, मार्केट में कम जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा हो तो उसको घटा दीजिए, ताकि रिजर्व कम बने, पैसा मार्केट में वैसे ज़्यादा जाए। फिर दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये है आपका 18%, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका 18% उन्हें खुद के पास रखना होता है। मिनिमम परसेंटेज की ही बात वो कर रहा है ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड मेंटेन विद देमसेल्फ। और यहाँ पे क्या था? मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक्स। तो इस बात का फ़र्क यहाँ पे ये आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये डेफिनेशन का जो बेसिक अंतर है वो यही है कि यहाँ खुद के पास रखना होता है और वहाँ रखना होता है किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। SLR is maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserve, unencumbered government and other approved securities or current account balance with other banks. Change in SLR affected the freedom of bank to sell government securities or borrowing against them from the central bank. An increase in SLR reduced the ability of bank to give credit and vice versa. The Reserve Bank can influence the credit creating power of banks by making changes in CRR और SLR. ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये रहता है, चलिए अब इस बात को पूरे को समझते हैं। जो शब्द अभी हमने टिक करे हैं, जिस तरीके से ये शब्द लिखा हुआ है, अनएनकम्बर्ड,
या फिर उसके बाद गवर्नमेंट या फिर अदर अप्रूव्ड इन पर स्टार मार्क लगे हुए, तो इन्हीं को सबसे पहले समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द लिखा हुआ अनइनकम्ड, इसको ये बात नीचे पढ़ाई गई है, तो उसने कहा है नीचे कि सिक्योरिटीज़ होती हैं एक तरह की, रेफर्स टू दो सिक्योरिटीज़, उन सिक्योरिटीज़ को कहा जाता है विच आर नॉट एक्टिंग एज अ सिक्योरिटीज़ फॉर लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसे सिक्योरिटी हैं जिनकी कोई ख़ास गारंटी नहीं होती है, ना ही सेंट्रल बैंक द्वारा होती है, ना ही अलग तरीके से होती है, बस उनको सिक्योरिटी माना जाता है। एक होती है आपकी अप्रूव्ड सिक्योरिटी, रेफर्स टू दो सिक्योरिटीज़ हुज रीपेमेंट इज़ गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, इसकी तो खुद भारत सरकार गारंटी लेती है। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो आपका SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो पैसा होता है जो कि हमें खुद अपने ही बैंकों में रखना होता है, अपने कॉमर्शियल बैंक जो भी होता है उसको खुद अपने पास रखना होता है। और आप उसको बहुत साधारण सी भाषा में समझना चाहते हैं तो उसका ये मतलब है कि अगर मान के चले कि कस्टमर पैसा लेने के लिए आ जाता है तो वो पैसा आप कहाँ से देंगे, तो इसी हिसाब का जो पैसा होता है आप वहाँ से उस पैसे को दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिखाया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है ना, एक शब्द लिखो मार्जिन, कि हमें मार्जिन नहीं बच रहा है, मार्जिन ज़्यादा है या मार्जिन कम है। तो पहले आप इस मार्जिन समझ को शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं और बात करते हैं कि ये क्या है। देखिए शब्द में लिखा हुआ है कि समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। मान के चलिए एक उदाहरण के ऊपर बात करते हैं कि आपके पास एक मकान है जो तकरीबन 100 गज का है, उसकी मार्केट के अंदर कीमत है 30 लाख रुपए। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि उस 30 लाख रुपए की जो जगह है, जो आपके पास प्लॉट है, उस पर लोन लेने के लिए जाते हैं आप अपने बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक ने आपको ऑफ़र करा कि हम इसका सिर्फ 50% यानी कि 15 लाख रुपए ही आपको लोन दे पाएंगे। तो कितना मार्जिन खा रहे हैं, पूरे 15 लाख रुपए का खा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है कि मान के चलिए इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई ऑलरेडी बहुत चरम पे है, इस तरीके से अब आप जाते हैं तो आपने कहा कि जी मेरा 30 लाख का प्लॉट है, मुझे उस पर लोन चाहिए 15 लाख रुपये का। उन्होंने कहा जी 15 लाख का नहीं, हम आपको मात्र 12 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि पहले लोग 15 लाख का मार्जिन, यानी कि 30 लाख की प्रॉपर्टी में पहले 15 लाख का लोन दे रहे थे और 15 लाख का मार्जिन खा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, 12 लाख का लोन दे रहे हैं और 18 लाख का मार्जिन खा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफ्लेशन का टाइम हो कि जी मंदी का दौर है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो बैंकों ने क्या करा कि भाई 30 लाख की प्रॉपर्टी हम आपको 20 लाख तक का लोन दे सकते हैं। तो अब इन्होंने अपना मार्जिन जो है वो 15 लाख से कितना कर दिया, 10 लाख पे। तो अब इसी बात को समझिए कि मार्जिन घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन क्या है। अभी कहता है कि इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। देखिए क्या कहता है, अमाउंट ऑफ लोन, लोन का अमाउंट, ठीक है, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। ठीक है, इफ़ द मार्जिन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज़ 40%, ठीक है, मान लीजिए 40% है, देन कॉमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव अ लोन अप टू 60% द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। By changing the margin requirement, the Reserve Bank can alter the amount of loan made against security by the banks. एक सीधे से इन्होंने कि इफ़ द मार्जिन रिक्वायर, मान के चले सेंट्रल बैंक ने कहते कि आप 40% तक का मार्जिन खाएंगे, यानी कि आप 100 रुपये की चीज़ पे 40 रुपये का मार्जिन खाएंगे, 60 रुपये का लोन उसको दे देंगे। ठीक है, फिर वो कहता कि एन इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूस द बोरोइंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। अब मान के चलिए कि अभी हम यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था कि आप अगर मार्जिन आप 15 लाख से बढ़ा के 18 लाख कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो लोगों का होता क्या है कि रिड्यूस द बोरिंग, लोग एक तो लेना कम कर देते, अपनी कैपेसिटी कम कर देते हैं, और इसी बहाने मार्केट की मनी सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब फॉल इन मार्जिन इनकरेज टू पीपल बोरो मोर। अगर आपका मार्जिन घट जाता है, यानी कि अब आप 15 लाख की जगह 20 लाख का लोन देने को तैयार हैं और आपने मार्जिन 15 लाख से घटा के कितना कर दिया, 10 लाख का कर दिया, तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर और ज़्यादा लोन लेने की इच्छाएँ जगने लग जाती हैं। RBI में प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम कमोडिटी। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई डिफरेंट मार्जिन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के बोरोवर्स पे। ठीक है, उस हिसाब से भाई कोई छोटा है कोई बड़ा है, मान के चलिए सामान उनका एक है लेकिन किसी को 10 रुपये देने को तैयार है तो किसी को उसी चीज़ के 12 देने को तैयार है, या फिर कोई ऐसा भी जो नॉर्मल लेगा। मार्जिन इज़ नेसेसरी बिकॉज इफ़ द बैंक गिव अ लोन equal to the full value of market security then the value suffer a loss in case of fall in the price of security। देखिए मार्जिन कमाना इसलिए ज़रूरी है, मार्जिन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि आपने जितने का मान के चलिए 30 लाख की प्रॉपर्टी में आपने 30 लाख का लोन दे दिया, किसी भी कारणवश अगर आपकी सिक्योरिटी के या फिर जो भी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी है उसकी कीमत अगर आपकी गिर जाती है
और सामने वाला पैसे देने से कतरा रहा है कि भाई जो सिक्योरिटी आप उसको रख लो, तो उसमें बैंकों को लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बैंक ये कतई नहीं चाहेगा। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ अदर हमारे क्रेडिट कंट्रोल्स होते हैं। मोरल सुसेशन, देखिए माफ़ कीजिएगा मुझ पर बोला, मैं मोरल सुजेन बोलता हूँ उसको शुरुआत से, बट ओके। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द परसुएशन, ये प्रोत्साहन की बात करता है, एंड प्रीश्योर यानी कि एक तरह का दबाव सा होता है, दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइड ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट दैम एक्ट इन अ मैनर इन लाइन विद इट्स पॉलिसीज़। देखिए सेंट्रल बैंक जिस भी तरीके की पॉलिसीज़ बनाता है वो देश को ध्यान में रखते हुए और देश के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाता है, और ये उन पॉलिसीज़ का हल्का सा दबाव और हल्का सा प्रोत्साहन अपने सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपने कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर डाला करते हैं। ठीक है। मोरल सुजेन इज़ एक्सरसाइज, एक तरह की एक्सरसाइज है थ्रू डिस्कशन, आप डिस्कशन करते हैं बैंकों के साथ लेटर के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, या फिर आप बैंकों को हिंट देते हैं। द रिजर्व बैंक फ्रिक्वेंटली अनाउंस्ड इट्स पॉलिसी पोजीशन एंड आर्ग्यूज द बैंक टू कॉर्पोरेट इन इम्प्लीमेंटेशन इट्स क्रेडिट पॉलिसीज़। मोरल सुजेन कैन बी यूज फॉर बोथ क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये जो शब्द लिखो ना, क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ये जो चीज़ है ये अभी आपको दोबारा पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। क्या चीज़ है देखिए, आपने दिखा भी रखा होगा नीचे, ये रहा क्वालिटेटिव मेथड और ये रहा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अभी बात करेंगे इसके ऊपर, मैं इसको आपको हिंदी में पूरा मतलब समझा दूंगा। जनरली सेंट्रल बैंक सक्सीड इन कन्विंसिंग द बैंक एज इट एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, हाउ एवर नो पनिटेटिव एक्शन इज टेकन इन केस दे डू नॉट फॉलो द एडवाइस और रिक्वेस्ट। देखिए होता क्या है आमतौर पर कि सेंट्रल बैंक आग्रह भी करता है और एक तरह का दबाव भी बना के रखता है। दबाव ये होता है कि जब सेंट्रल बैंक को डिसीजन ले रहा होता है अर्थव्यवस्था के हित को ध्यान में रखते हुए, या XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उनका ये कहना होता है कि आप हमारा कंप्लीट सहयोग करें। सहयोग उन्हें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनको पता है कि जब इनके पास कोई ठिकाना नहीं बचता तो इनके पास सिर्फ कौन काम आएगा, इनके सिर्फ सेंट्रल बैंक काम आएगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप मान के चले कि हमारी सारी बात नहीं मानने तो हम आपको कोई पनिशेबल ऑफेंस देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना है कि आपको वो काम करना है, मतलब करना है। एक सीधी सी बात ये है, कोई दबाव है हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पनिश कर देंगे, बैंक को बर्खास्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्रेडिट कंट्रोल है। मतलब इनका सीधा से ये कहना है कि हम जो कह रहे हैं उसको मान लो, वो देश हित में है, आप लोगों के हित में है। ठीक है। हर वक्त पैसा नहीं कमाया जाता, कभी कभी देश के लिए भी सोचा जाता है। दूसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल द RBI गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव or not give credit for certain purpose to particular sector. This matter can be applied in both positive and the negative manners. In positive manners, it means using measure to channelize credit to priority sector. The priority sector include small scale industries, agriculture, export, etc. In negative manner, it means use measure to restrict flow credit to a particular sector. ठीक है। यहाँ पे वो ये कहता है, देखिए मेरी बात सुनिए, सेलेक्टिव नाम से पता चलता है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग मार्केट में पैसा बांट रहे होते तो सबसे पहले आप अपनी मार्केट की सिचुएशन को समझिए कि मार्केट में मनी सप्लाई की क्या हालत है, क्या हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे जो आपको हर वक्त गाइड करता रहता है, भले आप एक अच्छे कॉमर्शियल बैंक क्यों ही ना हो। ठीक है। अब होता क्या है कि RBI वक्त टू वक्त इनको बताता रहता है कि आप कैसे लोगों को पहले पैसा देना पसंद करें। आप एक ऐसे व्यक्ति को या फिर एक ऐसी संस्था को पहले पैसा दीजिए जिसके पैसे से हमारी जो इकनॉमी है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए। ये दोनों पहलुओं में हो सकता है, पॉजिटिव पहलुओं में भी हो सकता है और आपका नेगेटिव पहलुओं में भी ये हो सकता है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहली बात उन्होंने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा होता है, तो ऐसे लोगों को पैसा दो। एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, किसानों के लिए आप पैसा के लिए तो मना ही मत करो। ठीक है। या फिर एक्सपोर्ट इत्यादि, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, आपके पास विदेशी एक्सचेंज आता है, विदेशी करेंसी आती हैं। तो आप ऐसे लोगों को पहले पैसे दो जिनकी ज़रूरत बड़ी है, जिनकी ज़रूरत सही मायने में देश के लिए भी सही है। अब आप कोई ऐसा आता है कि भाई मेरे को तो एक आईफोन खरीदना, मुझे 1 लाख रुपये दे दो, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे बंदे को देने की, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऐशो आराम के चक्कर में फालतू की मार्केट से डिमांड क्रिएट करोगे जो कि सही नहीं है। नेगेटिव मैनर का क्या मतलब था, इट मीन्स यूजिंग मेजर टू रेस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द पर्टिकुलर सेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि आप बेवजह किसी को पैसा दे देते हैं,
ना तो वो लोग टाइम पे पैसा वापस करते हो, ना ही उसका कोई ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो सीधी सी बात इनका ये इन शॉर्ट कि आप ऐसे लोगों को पैसा दीजिए जिनको ज़रूरत है और जो आमतौर पर देश के हित में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। फालतू पैसा बिल्कुल मत बांटिए। तो ये कहता है कि क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। अब देखिए ये वाली बातचीत आ गई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होगा पहले, उससे पहले जानेंगे। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू द वेरियस मेथड विच आर ऑल्सो कैटेगराइज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब इसमें क्या कहता है कि क्वांटिटेटिव में आपने रेपो रेट पढ़ा था, रेपो रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी, रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव मेथड इंक्लूड, देखिए सबसे पहले तो अभी तो इसने क्या गिनवाया था, क्वांटिटेटिव आपको गिनवाए थे जो शुरुआत किए थे। क्वांटिटेटिव में क्या था, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपकी जो क्वालिटेटिव उसमें क्या है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है, आपका मोरल सुशैन है, आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। तो इन्होंने क्या करा है, अभी तक जो आपने 5-7 पढ़े थे इन्हीं को ना बस बांट दिया। शुरू के 4 वालों को डाल दिया क्वांटिटेटिव में और बाद 3 वालों को डाल दिया है क्वालिटेटिव में, ठीक है। अब वो इसका यहाँ पे ये कहना है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर जनरली नेचर एंड अफेक्ट द ऑल सेक्टर मेकिंग ऑफ बैंक क्रेडिट्स, ठीक है। ये कहता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जनरली एक ऐसे नेचर के होते हैं जिनका पूरे सेक्टर्स पे बैंक क्रेडिट पे फ़र्क पड़ता है, और क्वालिटेटिव ऐसे होते हैं जिनका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसे थे, जनरली नेचर। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, ये जनरली नेचर है, स्पेसिफिक इन नेचर है। दे अफेक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। वो वहाँ पे क्या कह रहा था, अफेक्ट करेगा ऑल द सेक्टर मेकिंग यूज़ ऑफ बैंक क्रेडिट। वो तो पूरी बैंक क्रेडिट के लिए बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, सिर्फ आप पर्टिकुलर यूजेस की यहाँ पे बात करेंगे। क्वांटिटेटिव कंट्रोल आर डिज़ाइन टू रेगुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। किसी लिए डिज़ाइन किया गया है, रेगुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। वेयर एज क्वालिटेटिव कंट्रोल आर डिज़ाइन टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि जो शुरुआत के 4 हैं उसमें ये होता है कि आप कितना पैसा देंगे, कम ज़्यादा उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, ठीक है। कम वॉल्यूम को मतलब कम पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे। और क्वालिटेटिव में क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है कि आप जो अपना क्रेडिट बांट रहे हैं उसको एक सही डायरेक्शन में दीजिए, तो उसको एक सही डायरेक्शन में दीजिए। क्वांटिटेटिव मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, और जो क्वालिटेटिव मेथड है उसको सेलेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी यहाँ पे आमतौर पर जाना जाता है, ठीक है। उसी क्रेडिट कंट्रोल को उन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन में लिख दिया है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोल सुजैन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। उसके अलावा एक और होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट द कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज। पहले मैं आपको बता दूँ फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। आपके देश की करेंसी को छोड़ दीजिए, दुनिया में जितनी भी करेंसी हैं सब की सब फॉरेन एक्सचेंज हैं, और तकरीबन 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आमतौर पर है। ये घटता बढ़ता रहता है। दिस फंक्शन इनेबल द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन मस्ट बी राउटेड थ्रू RBI। सेंट्रलाइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन विद द रिजर्व बैंक सर्विस टू ऑब्जेक्ट्स, सर्व्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज बनाया जाता है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ किसके हाथ में है, RBI के हाथों में है, ठीक है। ये फॉरेन करेंसीज़ को कई बार विदेशी सामान खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी अपने रुपये की वैल्यू को बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। बाकी क्या आता है, इट हेल्प द बैंक्स इन स्टेबलाइजेशन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ये जो हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू यानी कि जो देश के बाहर उसकी वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, उसको बहुत मदद करवाता है। इट हेल्प इन परस्यूइंग द कोऑर्डिनेट पॉलिसी टुवार्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। ये जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अभी आपको जो इसी बुक का जो एंड में जाएगा, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको दिया हुआ है, इस बुक के एंड में पूरा एक चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो तब आप उसको यहाँ से रिलेट आमतौर पर कर सकते हैं। बाकी रहा इसके बीच का डिफरेंस पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आप कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बीच का जो अंतर है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें ग्रोथ कराने में हमारी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।